5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जो करेंसी में ब्लैक मनी था। मैं नहीं कहता, यही कहते थे करेंसी में ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी देश को चला रही है, आतंकवादियों को मदद कर रही है, देश में अराजकता, जो भी कहते थे यही कहते थे। 5 लाख करोड़ ये बताते थे कि करेंसी में ब्लैक मनी है। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, पहले वादा किया था, जैसे पतंजलि के योग भवन से या फिर तालकटोरा स्टेडियम से, कि हम करेंसी को 500 और 1000 की करेंसी बंद करें। इन्होंने यही कहा, यही वादा किया था। लेकिन इन्होंने किया क्या, 2000 की करेंसी लॉन्च की, बाद में बाकी करेंसियों को रिवोक किया और फिर से दूसरी करेंसी छापी, उसका कोई वैल्यू नहीं। इन्होंने किया क्या, 2000 की करेंसी लॉन्च की, जिसको इन्होंने नाम दिया कि डिमोनेटाइजेशन, यानी करेंसी को बंद करना है। बंद कहां करना है, इन्होंने तो लॉन्च किया नई करेंसी। 500 और 1000 की करेंसी बंद करके इन्होंने 2000 की करेंसी लॉन्च की, यानी कि 500 रुपए की और भी वैल्यू ज्यादा की करेंसी लॉन्च कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं। 500 की करेंसी लॉन्च, 2000 की करेंसी लॉन्च करने का कितना बड़ा ड्रामा हुआ, उसमें चिप लगा है, सब पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा, आपने देखा। उसमें हमारे 300 लोग मारे गए, ये भी देखा। लेकिन वो 5 लाख करोड़ का घोटाला करना था, किया, और कैसे किया वो बता रहा। अब उस समय जब बैंकों में इन्होंने अनाउंस कर दिया, कब आए, 8 नवंबर 2016 को आकर के रात को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, कल से आपको 2000 रुपए के नोट मिलेंगे, तो आप ले लेना वगैरह, जो भी इन्होंने किया कर दिया। अब पूरा देश लाइन में खड़ा होकर 2000 का नोट बदलवाने चला। उस समय इन्होंने रेगुलेशन लगाया था कि 4 करोड़ से ऊपर किसी भी बैंक को ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं देंगे। ध्यान से सुनिए, 400 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ से ऊपर किसी को, किसी बैंक के एक जोन को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं देंगे। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा बैंकों को दिया जा रहा था, लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे थे अपने नोट बदलने के। यह सिलसिला कितना लंबा चला आप भी जानते हैं, कितने लोग मरे ये भी जानते हैं, वो सारी बातें अलग है। सही, सबसे खतरनाक बात क्या है वो आप समझिए। 5 लाख करोड़ का घोटाला उसने इन्होंने किया, जो कहते हैं कि ब्लैक मनी था, ये सच। अब वो था, ये सच है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है मेरे दोस्त कि किसी भी बैंक से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा नहीं दिए, यानी ज्यादा पैसा एक जगह इकट्ठा करके पब्लिक में पहुंचाने के माध्यम के पास नहीं पहुंचा। ओके, लेकिन उसी पीरियड में 100 करोड़ 80 करोड़ रुपए 2000 के नोट लोगों के पास पकड़े गए। वो जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे, कैसे पहुंचा उनके पास? बैंकों के पास तो पैसे दे ही नहीं रहे थे, खुद कह रहे थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे थे कि मैं डायरेक्ट इसको कंट्रोल कर रहा हूं, इसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया हूं, क्योंकि धांधली ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए। तो कहने का मतलब आरबीआई, पीएमओ और नरेंद्र मोदी बस इसको जानते थे, शामिल थे उनके अनुसार। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2000 के नोट के साइमल्टेनियसली गड्डी 80 मतलब 80,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 80 करोड़ ऐसे एक जगह से कैसे पकड़े गए? अब इसका सीधा मतलब है कि उसको इनडायरेक्टली अंडर टेबल दूसरे तरीके से उस आदमी तक पहुंचाया गया जो पकड़ा गया, क्योंकि बैंकों से तो जा नहीं रहा था। बैंकों में तो लोग 4,000 के लिए लाइन लगा के मर रहे थे, तो लोगों के पास पैसे कैसे पहुंच रहे थे? अब उसको समझिए मेरे दोस्त। उसमें इन्होंने क्या किया कि ज्यादा
लोगों को इनडायरेक्टली इशारा कर दिया जिनके पास पैसे करेंसी थे कि आप मत घबराइए, आपको मैं बदल के दूंगा, पब्लिक को लाइन में मरने दीजिए, लाइन में लगने दीजिए। और वही हुआ। ज्यादातर पैसे गुजरात के कॉर्पोरेट बैंकों से बदले गए, जिसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिम्मेदारी अमित शाह की थी और गुजरातियों की थी, वहां के कुछ लोगों की थी, जिनके द्वारा वहां बदला गया। और मेरे दोस्तों, अब इससे बड़ा इसका कोई प्रमाण नहीं होगा जो अब आपके सामने आया है। पहले भी कम ही आया था, पकड़ा गया तो भी भाजपा के लोगों का पैसा मिला, चलो पकड़ा गया, मिला, वो छोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है कि सीरियल नोट्स और इतनी बड़ी संख्या में 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ किसी एक आदमी के पास कैसे पहुंचा बिना पीएमओ के डायरेक्शन या बिना पीएमओ के मिलीभगत या बिना नरेंद्र मोदी के सहयोग से? तो ये तो साफ हो गया कि मतलब उन्होंने सब कुछ किया। तो ये कौन सा पैसा था जो लोगों के पास पहुंचा? वो वही ब्लैक मनी था करेंसी में, जिसको अंडर टेबल बदला जा रहा था और इसमें कोई नहीं था। बैंक या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए थे उनको तो पैसा ही थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, वो नहीं थे। सीधे नरेंद्र मोदी की टीम इस पे काम कर रही थी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसमें इन्वॉल्व थे और ये बात बहुत बार बहुत तरीकों से कही गई, सामने लाई गई, लेकिन सुनने वाला कौन? और इसीलिए जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 4 करोड़ से ऊपर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं दिया गया तो इतने बड़े बड़े नोट लोगों के पास पहुंचे, इसका अर्थ सीधा यह है कि मोदी खुद उसमें इन्वॉल्व थे कि भाई आपके पास कितना है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अडानी के पास कितना है, करेंसी कितनी पड़ी हुई है? चलो 5 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, या 5 लाख नहीं, मतलब 1000 करोड़ पड़ा हुआ है। तो भैया ठीक है, 1000 करोड़ में भिजवा देता हूं। अब जो इनके लोग थे उनके साथ ऐसा किए होंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के थे, दूसरे लोग थे, ऐसा तो है नहीं कि सब जगह दूसरे और इसमें घोटालेबाज नहीं थे, दूसरे औरों के पास करेंसी में ब्लैक मनी नहीं था, वो भी बदले। तो उनसे क्या किया गया? 50-50 किया गया। अब इन्होंने ऑफर भी दिया था कि अगर 50% अगर आप जमा कर देते हो तो 50% टैक्स कट जाएगा, 25% ऐसे मिलेगा, 25% ऐसे मिलेगा। बहुत रोज आप देख रहे होगे कि कम से कम 60-70 बार ये टीवी पर आकर के अपने हर रोज एक नया कानून बनाया जाता था, लाइव उनसे किया जाता था। अंततः क्या हुआ कि अंत में फिर ये, क्योंकि सब कुछ अंडरग्राउंड हुआ, 5 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ इनको हिस्सेदारी मिल गई और सारा बंटवारा, सारा करेंसी जो मोबिलाइज हुआ वो सब गुजरात के रास्ते से ही हुआ। और ये बात मीडिया में भी आया है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ना बोलो, ना बोलने की हिम्मत हो, ना बोल सको, वो अलग बात। समझ गए? तो 5 लाख करोड़ का घोटाला, यानी 2.5 लाख करोड़ की हिस्सेदारी भी कम से कम भारतीय इतिहास में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है मेरे दोस्त। और ये सीधे घोटाला था, इसके हजारों प्रमाण है अपने आप में। अभी प्रमाण तो अभी भी मिला। जैसे एक आदमी कानपुर में, उसके पास 2000 के बहुत से पैसे नोट थप्पी के थप्पी मिले। कहां से मिले मेरे दोस्त? कैसे उसके पास पहुंचा? बैंक तो 4000 रुपए से ऊपर किसी को नहीं दे रहा, उसके पास कैसे पहुंचा इतना? और आप समझो, अगर 100-200 करोड़ अगर 4000 के रूप में आदमी लाइन में खड़ा करके लेना हो तो कम से कम 4 साल लग जाएंगे 100-200 करोड़ बदलने में। इसका अर्थ यह है कि अंडरग्राउंड तरीके से बदला गया। अब वो पकड़ा गया तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है वो सपा का है, सपा कहती है वो भारतीय जनता पार्टी का है। वो होने दो किसी का है, घोटाला नरेंद्र मोदी का है। उसके पास अगर 2000 की करेंसी पकड़ी जा रही है
तो वो अंडरग्राउंड तरीके से उसे नरेंद्र मोदी ने ही दी, कोई और दे ही नहीं सकता था। ये मोदी खुद स्वीकारते हैं, कहते हैं कि मेरे अलावा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और कौन सा प्रमाण चाहिए? ये हुआ काले धन का खेल, 5 लाख करोड़ का जो करेंसी में था। और फाइनली सब कुछ, सबका करेंसी, सबका ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, वो कुछ भी नहीं। और रोते गाते, पहले तो बताया नहीं रहे थे कि कितना पैसा आया, क्योंकि आगे एक्चुअली सच क्या था कि ज्यादा ही आ गया। तो ये पहले तो बता नहीं रहे थे, रोते गाते, जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तब जाकर के बताए कि भाई 99.3% पैसा वापस आ गया रिजर्व आरबीआई के पास। तो फिर ब्लैक मनी कहां गया? ब्लैक मनी का बंटवारा, यही जो 5 लाख करोड़ का 2.5 लाख करोड़ बंटवारा हुआ, और वो पैसा दिख रहा है लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, गुजरातियों के पास वो पैसा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। वो पैसा सारा मोबिलाइज किया गया, गुजरात से ही ट्रांसफर किया गया, गुजरात से ही बदले गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों ने इस पर लेख लिखा, बहुत से लोगों ने इस पर बात की। अगर मैं उसको आपके सामने रखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा कि कैसे कैसे उसको कहां से नोटबंदी का घोटाला, जमा रकम और अमित शाह का इन्वॉल्वेशन। नोटबंदी की घोषणा के 5 दिन बाद जिला सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिबंधित नोटों को लेन देन पर रोक लगा दी गई ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रोका जा सके। लेकिन इन 5 दिनों में वैसे सहकारी बैंक नोटबंदी के चोर दरवाजे बने जिसके डायरेक्टर अमित शाह जैसे भाजपा के नेता थे। ये सब आ चुका है। अब इस पर आप कितना विश्वास करते हैं, इसको आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। तो ये 5 लाख करोड़ का करेंसी में जो काला धन था, वो भी इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। अगर भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग, इनके आईटी से ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद तो घोटाला ही नहीं हुआ, करप्शन फ्री सरकार चल रही है, अब इससे बड़े बड़े करप्शन कौन से होंगे? मेरे दोस्त, एक और समय बहुत ज्यादा, वैसे आज मेरा वीडियो भी डिस्टर्ब है, एक और बताता हूं। नीरव मोदी कांड भी इसी में हुआ, इन्होंने ही उनको बाहर भेजा, भगाया, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। दूसरी बातें, ललित मोदी वाला कांड, विजय माल्या वाला कांड, आप खुद ही समझ रहे हैं। जबकि उनको नोटिफाइड हो चुके थे, उन पर केस हो चुका था, फिर भी वो देश से बाहर भेजे गए, तो किसके संरक्षण में भेजे गए? एक चिट्ठी भी नहीं भाग सकती। और एक और चर्चित घोटाला, जैसे अडानी का थर्मल पावर प्रोजेक्ट घोटाला हुआ था। ये छोटे छोटे घोटाले हैं जो ऐतिहासिक नहीं है, जिसको आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं आए होंगे। तो अडानी का थर्मल पावर घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, ये सब घोटाले भी हुए। नोटबंदी तो एक बता ही दिया कि 5 लाख करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला था। इनमें बहुत और भी एक चर्चित घोटाला था, वो था 60,000 करोड़ का राफेल घोटाला। मेरे दोस्त, राफेल घोटाला था, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना, क्योंकि उसे भी संसद में जाना था। आप जानते हैं किसकी बात मैं कर रहा हूं। तो उसे भी संसद में जाना था, संसद के जाने के लालच क्लीन चिट दे दिया, लेकिन वो घोटाला था। घोटाले का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जिस कंपनी को, जो कंपनी थी नहीं हुआ, उसको बनाया गया, मात्र अंबानी बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए कंपनी का गठन किया जाता है और उस कंपनी को रख रखाव का ठेका दिया जाता है। यह अपने आप में कहता है, और कैसे दिया जाता है? अपनी ही भारत की सरकारी कंपनी
एचएएल को वो ठेका नहीं दिया जाता और एक प्राइवेट कंपनी जो लाइव नहीं है उसे लाइव किया जाता है और उसको एक ठेका दिलवाया जाता है। बाद में यहां के भी उस पर सवाल उठे, बाद में जिन्होंने दिया, जहां राफेल खरीदा गया, उन्होंने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां इसमें घोटाला हुआ है, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन कहेगा, कौन माने? अब या तो वो जो बताते रहे वो सुनिए, वो मानिए, नरेंद्र मोदी को की मूर्ति बनवा लीजिए अपने घर में, अगर कहीं मूर्ति रखते हैं तो वहां रख लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। वो जो कह रहे हैं वो सही है। और अगर सवाल सीधे, इतना खुला घोटाला कभी किसी के ऊपर नहीं लगा, इतने खुले आरोप कभी किसी के ऊपर नहीं लगे, और हर आरोप के बाद नरेंद्र मोदी का एक स्टैंड रहा है, हम नहीं मानेंगे। जब नहीं मानोगे भाई, हमने एक गलती की, अगर आप कहोगे कि नहीं आपने ये गलती की है, मैंने की है, अगर मैं कह रहा हूं मैंने नहीं किया है, जब ना ही कहना है यानी हमें झूठ ही बोलना है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। यानी सच न बताना, झूठ बोलना, तो सबसे बड़ी ताकत है आपको हर बात से बच जाने का, और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कोई क्या करता है, कोई क्या कर लिया, राफेल घोटाला हुआ, और राफेल घोटाला का सबसे बड़ा प्रमाण कि वो प्राइवेट कंपनी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट भी नकार जाए या मोदी तो नकारेंगे ही, वो तो खैर वो तो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। दुनिया अब अगर एक और खिताब अगर देना चाहे कोई, अगर पूरे विश्व में अगर किसी को मेडल दिया जाए तो झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को मेडल दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के लिए एक बात और कह दूं मेरे दोस्त, आप अभी घोटाले को आप समझ गए होंगे। जब इतने बड़े बड़े घोटाले की बात कर दी, छोटे मोटे घोटाले तो बहुत से हुए हैं, उसको गिनाने लगेंगे तो हम पूरी रात बोल सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक और थोड़ी हल्की फुल्की बात बता दूं आपको, जो अब चल रहा है इस समय। नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी वो कालिदास है। अब वो कालिदास उनको क्यों कह रहा हूं कि आपने देखा कि उनका, वो बोलते हैं तो उनका टेलीप्रिंटर रुक गया और वो बोलना बंद कर दिया, बोल नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाए। मेरे दोस्त, मैं अभी लाइव कर रहा हूं, मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी से ज्यादा, और एक एक शब्द को बड़ी क्लियरिटी से आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मुझे टेलीप्रिंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। टेलीप्रिंटर की जरूरत होती है ट्रांसप्रेटर की, जो मतलब उसको कन्वर्ट करके बताता है, उसकी जरूरत होती है उसे जो झूठ बोलता है। अब झूठ तो हमेशा आदमी याद रख नहीं पाएगा, सच बोलने के लिए कोई याददाश्त की जरूरत नहीं है। आप बिंदास बोलते चले जाइए, आप सच बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी मेमोरी में ऑटो फीडेड है। सच जो होता है वो ऑटो फीडेड आपकी मेमोरी, झूठ ऑटो फीडेड नहीं होता, झूठ आपको बना के बोलना पड़ता है, तो उसके लिए टेलीप्रिंटर की जरूरत पड़ती है, जो नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं। अब वो सामने भी आ गए कि 1 सेकंड के लिए टेलीप्रिंटर रुक गया, हवा बंद हो गई, एकदम से चुप हो गए, बोल ही नहीं पा रहे हैं, खड़े हो गए। अब इससे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इस बात से कि मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक ऐसे कालिदास हैं। नरेंद्र मोदी को कालिदास की कथा आपने सुनी होगी कि कालिदास इतने बड़े मूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो उस समय के लोगों ने उनको देखा, जिनको विद्योत्तमा से गुस्सा था। विद्योत्तमा बहुत बड़ी विद्वान थी, वो उसको कोई विद्वता में हरा नहीं पा रहा था, तो सबको जलन थी, तो वो कालिदास को पकड़ के लेके आ गए, उससे शादी करवा दी। कालिदास
माने जिस डाली पर बैठे थे वो उसी डाली को काट रहे थे। इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए सबसे ज्यादा अगर विनाश इस देश में किसी प्रदेश का हुआ है वो गुजरात का हुआ है। अब पूछेंगे आप कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? अविकसित प्रदेश तो और भी बहुत से हैं मेरे दोस्त, वो अविकसित हैं, विकसित हो जाएंगे, लेकिन जो विकास करने के लिए चाइना और अमेरिका के हाथों में चला गया है वो कैसे निकलेगा? जो प्रोजेक्ट नहीं बना है उसको बाद में प्रोजेक्ट बना जाएगा, उसको उस पर काम किया जाएगा, वो विकास होगा। लेकिन जो विकास के लिए चाइना और अमेरिका को दे दिया गया है, यानी गुजरात के 70% प्रोजेक्ट विदेशियों के हाथों में है। यहां तक कि आपने देखा कि छोटा सा मूर्ति बनाने का भी चाइना ने बनाया था, तो वो कहां से फिर से वापस हो गया। तो यह है जिस दाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे कालिदास किसको मिले? दुनिया के पूंजीपतियों को मिले। अच्छा आदमी है यार, अपने ही देश को बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है, एक एक रुपए में बेच रहा है। आपने सुना होगा उद्योगपतियों को वहां फ्री में जमीन दी गई, कैसे कैसे आपने बहुत सुना होगा। और जाके देखिए, मैंने कहा ना कि वहां के सारे प्रोजेक्ट्स चाइना और अमेरिका कर रहा है। जो चाइना आज हमको थ्रेट कर रहा है वही चाइना गुजरात को का विकास कर रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो तो कल विकास होगा, हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइना का विकास करने के लिए पहले वहां के प्रोजेक्शन को आप अमेरिका और चीन के हाथों से छीनोगे तब तो करोगे ना। ये बात बताकर मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के पूंजीवादी देशों को एक कालिदास मिल गया, उस कालिदास का इस्तेमाल किया गया, उस कालिदास को प्रोजेक्ट पे लाया गया, उसका जैसे कालिदास को बड़ा चढ़ा करके विद्योत्तमा के सामने पेश किया गया और उनसे शादी करवा दी, तो उस कालिदास को बढ़ाया चढ़ा गया, उस कालिदास को का प्रोजेक्शन किया गया, उसे इतना बड़ा बना दिया गया कि उसके सामने सब कुछ छोटा लगने लगा और उसे जबरदस्ती उन्हीं पूंजीपतियों ने, जैसे उस समय के कालिदास को कालिदास बना करके शादी करवा दिए थे, उसी तरह से इस कालिदास को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। अब कालिदास को विद्योत्तमा ने एक लात मारी, वो छिटक गए। जब उनकी मूर्खता पता चली, उर्र क्या बोल रहे थे, उठ्र बोल रहे थे वगैरह वगैरह, कथा में मैं नहीं पढ़ा, वैसे ही बता रहा हूं। तो कालिदास को एक लात मारी उनकी बीवी ने। वो तो बड़े स्वाभिमानी थे कालिदास, भले ही मूर्ख थे तो स्वाभिमानी थे, बाहर चले गए तो वो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए। हमारे कालिदास जिन्हें प्रधानमंत्री जबरदस्ती बनाया गया वो तो विद्वान नहीं बने ना, उनको तो पहले ही मार के पहले निकाल दिए गए थे। मूर्खता करने के पहले ही वो मार के निकाल दिए गए थे या छोड़ के भाग गए थे। तो अब उनको कौन शिक्षा देता कि भाई वो सुधर जाते कम से कम इस गलती के बाद भी। यानी कालिदास शादी के बाद घर छोड़कर लाभ खाए और घर छोड़कर जाकर के विद्वान बने, वो हुआ, लेकिन यहां तो ऐसा हो नहीं सका। अब देश अगर उनको लात मारता तो शायद उनमें बदलाव आता, देश तो उन्हें भगवान मान लिया। मजाक की बात है ना, देश उन्हें इस कालिदास को भगवान मान लिया। हो गया काम कल्याण, भगवान तो हो गया, सब कुछ खत्म। जब आप आज के आधुनिक कालिदास को लात नहीं मारोगे, उसे सुधरने का मौका नहीं दोगे, उसे सुधरने का डायरेक्शन नहीं करोगे और अंगीकार कर लोगे, भगवान मान लोगे, तो यही परिणाम होगा जो हो रहा है। देश का जो हाल हो रहा है इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखता हूं कब आपको समझ में आता है कि इस कालिदास को लात मारनी चाहिए। और वो खुद ही कहते हैं कि भाई अगर हम कुछ गलती करें तो हमें लात मारना, हम कुछ खुद गलती करें तो हमें चौराहे पर खड़ा करना। आप लोग तो कुछ नहीं करते, आप तो उन्हें उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे, फिर क्या होगा? मेरे दोस्त, अब मैं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका हूं। आज बहुत ज्यादा मेरा लाइव बहुत पूरी तरह से वीडियो डिस्टर्ब हुआ, पता नहीं किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, किया गया नहीं किया गया, जिस कारण से हुआ या
मतलब डेटा के कारण हुआ, जिस कारण से हुआ, वाईफाई बराबर काम नहीं कर रहा है, किसी कारण से हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पूरा कर चुका हूं दोस्तों। अब मैं अंतिम चरण में हूं, तो आप सभी लोगों का मैं बहुत आभारी हूं। और आज तो मैं और ही ज्यादा समय ले लिया, क्योंकि एक्चुअली ये विषय बहुत बड़ा था। अगर ये डिस्टर्ब नहीं होता, अगर ये वीडियो क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं इसे इस तरह से आपको समझाता कि आपको और अच्छा लगता। इस डिस्टर्बेंस के कारण मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण से मैं जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था, जो मेरे दिमाग में है, जो सच्चाई है, उसे मैं नहीं रख पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, तो आपको इस देश को अगर बचाना है तो इस कालिदास को लात मारनी पड़ेगी, यानी कुर्सी से हटाना पड़ेगा, तभी उसे ज्ञान होगा। हो सकता है वो विपक्ष में बैठे, फिर उसको ज्ञान हो, फिर समझ में आए। वैसे भी एक सबल विपक्ष की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठे मेरे दोस्त, वो बिकाऊ नहीं होना चाहिए, वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन का नहीं होना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए। और मोदी जी तो कसम खा के पैदा हुए हैं, कुछ झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। उन पर कोई आरोप लगा दो, जब से आए हैं, पेगासस का हुआ, राफेल का हुआ, जितने आरोप उन पर लगते हैं, वो जांच करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं तो जांच ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक घर में एक नंगा बच्चा है ना, मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा, वो बोलता है हम तो यही करेंगे, क्या कर लोगे। उस तरह का बिहेवियर नरेंद्र मोदी का, बिहेवियर प्रधानमंत्री का तो है ही नहीं। मैंने कल भी कहा था कि वो तो मुख्यमंत्री से के अपनी साइकोलॉजी से बाहर नहीं आ पाए हैं। प्रधानमंत्री के काबिल है ही नहीं, सोच ही नहीं है। भाई हम किसी विरोध से सीखते हैं, हमें हमारी गलती का पता चलता है, हम उस गलती को सुधारते हैं। लेकिन अगर हम विरोधियों का गला दबाने लगे, अब सोचिए आप, इस पूरे लाइफ में मैंने ऐसी कोई बात कही जो गलत हो या गलत लगे, या फिर अगर गलत हो लगे तो भी, अब अगर मोदी चले आए और मेरा गला दबाए, तो कौन सा न्याय है? कोई आपके खिलाफ बोलेगा, कोई आप पर उंगली उठाएगा, कोई आपकी नीतियों का विरोध करेगा, कोई आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा ये कैसे हुआ, तो आप उसका गला दबाने चले जाओगे। कोई भी गलती करोगे, जांच होने ही नहीं दोगे, कुछ भी बोलोगे, झूठ के अलावा कुछ बोलोगे ही नहीं। अब तो ये साबित भी हो गया कि अगर नरेंद्र मोदी को लिख के ना दिया जाए तो कुछ बोल ही नहीं पाए, यानी नरेंद्र मोदी पक्के कालिदास थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अब ये तो आप पर निर्भर है कि कब उन्हें कालिदास समझोगे। वो विद्वान बन सकते हैं, हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, वो विद्वान बन सकते हैं, लेकिन जब उन्हें लात मारोगे तब तो विद्वान बनेंगे।